हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ 17th जून। आज के इस सेशन में हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में आया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिक किया है पेज 1 से, जो कि रिलेवेंट है हमारे जीएस पेपर 1 के लिए। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि रिसेंटली हमारे नेहरू लाइब्रेरी का नाम को चेंज करके प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी कर दिया गया है। इस आर्टिकल में बेसिकली डिबेट बताया गया है बिटवीन द टू अपोजिशन पार्टी। इस डिबेट में हमें नहीं जाना क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो हम इसके कुछ फैक्ट्स को बस देखने की कोशिश करेंगे। लाइब्रेरी के नाम को चेंज करने का बेसिक रीजन बताया गया है। लाइब्रेरी मस्ट हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्राइम मिनिस्टर इन नेशन बिल्डिंग। यानी कि ये लाइब्रेरी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम पर था, बट इसे चेंज करके प्राइम मिनिस्टर यूज कर दिया गया है ताकि ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर को कंट्रीब्यूट करे। अब इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। अब ये लाइब्रेरी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। सेकेंडली, इसकी लोकेशन त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली। आई होप ये लाइब्रेरी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना हुआ होगा क्योंकि ये लाइब्रेरी काफ़ी पॉपुलर भी है। यहाँ काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पाए जाते हैं जो कि वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाए जाते। बहुत सारे ऑथर्स जो अपनी बुक लिखना चाहते हैं वो रिफर करते हैं इस तरह की लाइब्रेरीज। अब इस लाइब्रेरी में 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जिसमें से मेमोरियल म्यूजियम, लाइब्रेरी ऑन मॉडर्न इंडिया जो कि हम लोगों ने बात की अभी, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज और आखिर में है नेहरू प्लेटेरियम। तो इस आर्टिकल के बारे में हमें बस इतना ही जानना था एंड आई डोंट थिंक इसमें हमें समरी की भी जरूरत है। तो सीधा बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अब हम लोगों ने अपने अगले आर्टिकल को पिकअप किया है पेज नंबर 6 से, जो कि जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। रेलवे सेफ्टी को लेकर कई दिनों से काफ़ी कंसर्न चल रही है। कई दिनों से इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते ही जा रहे हैं। तो अगर इस आर्टिकल की ओवरव्यू की बात की जाए तो इस आर्टिकल में हम लोगों को बेसिक बॉटम से टॉप अप्रोच के बारे में बात की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, बट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले कर सकते हैं वो है हमारे सबसे ग्राउंडेड लेबर जो कि फिजिकली जाकर वहाँ साइट को विजिट करते हैं। वही सबसे अच्छी तरह बता सकते हैं कि कहाँ डैमेज है और कहाँ हमें सुधार की जरूरत है। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में यानी कि ऊपर के अथॉरिटी और नीचे के अथॉरिटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखते हैं पैरावाइज इसमें क्या क्या डिस्कस की गई है। ये काफ़ी दुखद घटना थी, बट इसकी कुछ कुछ थिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि पहली बात, हमारे रेलवे मिनिस्टर साइट को खुद फिजिकली विजिट करते हैं। यहाँ तक कि वो सिर्फ विजिट नहीं करते, ही ऑल्सो चूज टू रिमेन एट द साइट टू ओवरसी रिलीफ एंड रिस्टोरेशन वर्क टिल द लाइन्स वेयर रिस्टोर्ड। यानी कि वो फिजिकली विजिट करते हैं और वहीं स्टे भी करते हैं जब तक कि वहाँ के लाइन्स को पूरी तरह रिस्टोर नहीं किया गया। हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ पे खुद विजिट कर चुके हैं। यहाँ एक कमेटी भी बनाई गई है जो पता करने की पूरी कोशिश कर रही है कि ये एक्सीडेंट का मेजर कारण क्या था, और ये भी एश्योर किया गया है कि गिल्टी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब रेलवे सेफ्टी को लेकर हम काफ़ी आर्टिकल न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, बट हम स्टैटिस्टिक्स की माने तो लास्ट 2 डिकेड में हमारे रेलवे एक्सीडेंट ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। नॉट इन द टर्म ऑफ कि रेलवे एक्सीडेंट बढ़ी है, इन द डिक्लाइन फेज। तो ये बताया जाता है कि पहले अराउंड 350 पर ईयर रेलवे एक्सीडेंट होते थे या फिर डी रेलिंग की प्रॉब्लम आती थी। डी रेलिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे रेलवे ट्रैक से हमारी रेलवे ट्रेन उतर जाती थी। ये हर बार मेजर एक्सीडेंट का रूप नहीं लेता है, बट डी रेलिंग भी अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो पहले बताया जाता है कि रेलवे से रिलेटेड कंसर्न अबाउट 350 पर ईयर आते थे और अब वो घट के अराउंड 22 हो चुके हैं। ये काफ़ी मेजर चेंजेस आया है। ये भी तब जबकि हमारे पॉपुलेशन जो कि रेलवे को यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं और लोड भी काफ़ी बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। तब भी हमारे एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो चुके हैं। अब यहाँ से मेजर आर्टिकल की स्टार्टिंग की गई है। यहाँ बताया गया है टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच की बात की जाए तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए, अब एक हायर अथॉरिटी है जो कि रेलवे में काम कर रही है। अब वो फिजिकली रेलवे ट्रैक की इंस्पेक्शन पे नहीं जाती,
लेकिन जनरली लोअर अथॉरिटी है जो इन ट्रैक्स को या फिर वहां हो रहे प्रॉब्लम्स को फिजिकली देखती है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि अगर वो जूनियर्स अपने सीनियर्स को बताएं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे इन चीज़ों की सुधार की आवश्यकता है, तो भी सीनियर्स उन्हें उतनी सीरियसली नहीं लेते या फिर ब्लेम उनके ऊपर ही डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम सामने आ रही है। इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं कॉप्स एंड रॉबर्स, यानी कि ऊपर की अथॉरिटी कॉप्स एंड रॉबर्स का खेल खेल रही है और नीचे की अथॉरिटी कैच मी इफ यू कैन। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन की सख्त जरूरत है। तो इससे रिलेटेड इस एडिटोरियल में एक ब्रिटिश की सिस्टम को यूज करने की बात कही गई है जो है सियास। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। अब ये है क्या, सबसे पहले समझते हैं। इसे यूज करती है ब्रिटिश रेलवे और ये ऑलमोस्ट 1990s से ही शुरू हो चुकी है। इससे उन्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली है। तो इस एडिटोरियल में ये भी कहना है कि हमें भी कुछ इस तरह का सिस्टम हमें अपने रेलवे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब यह है क्या, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर कोई जूनियर लेवल कंप्लेन या फिर कुछ सजेशन करते हैं कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को इस तरह से टैकल किया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनकी सीनियर अथॉरिटी उससे खुश ना ही होंगे और ना ही उन्हें सीरियसली लेंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते भी हो तो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी, यानी कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। तो इससे एक कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी तो आप बिना डरे आप अपनी बात रख सकते हो। अब आगे हमें इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि अब हमें अपने कन्वेंशनल माइंडसेट को चेंज करना होगा, जो कि फॉल्ट फाइंडिंग और पनिशमेंट पे बेस्ड है। अब उसे हमें चेंज करना होगा कि उसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं एंड नॉट पनिशमेंट। तो इस बारे में हमें अब ध्यान से सोचना होगा। अब आगे यहाँ पे ये भी सजेशन दिया गया है हमारे एडिटोरियल के राइटर के द्वारा कि सबसे पहले की तरह एक फुल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रेलवे होनी चाहिए, यानी कि किसी और तरह के पोस्ट रेलवे मिनिस्टर को असाइन नहीं करना चाहिए। जैसे कि फिलहाल अगर अभी की बात करें तो रेलवे मिनिस्टर ये हमारे आईटी सेक्टर और कई अलग अलग मिनिस्ट्री संभाल रखे हैं। अब रेलवे अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत फैला हुआ ये है। तो इसके लिए हमें एक सिंगल फुल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर की जरूरत है। तो ये कुछ सजेशंस हमारे लास्ट पैरा ऑफ एडिटोरियल में दी गई है। तो इस आर्टिकल के सबसे पहले पैरा में बताया गया है कि हमारे उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी जिसकी वजह से 280 लाइफ जा चुकी है और ये काफ़ी दुखद घटना है। हमारे सेकेंड पैरा में 2 गुड न्यूज़ की बात की गई थी, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर की विजिट की बात कही गई थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया है इस साइट को। रेलवे मिनिस्टर ने विजिट के साथ स्टे भी किया है ताकि सारे रिस्टोरेशन वर्क को खुद देख सके। थर्ड पैरा में हमारी बात कही गई है कि हमारे रेलवे सेफ्टी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। पहले के दिनों से पहले ऑलमोस्ट 350 केसेस पर ईयर आती थी, अब ऑलमोस्ट 222 आ रही है। उसके बाद सेफ्टी की बात कही गई है। इसमें हम लोगों को बताया गया है कि हमें बॉटम अप अप्रोच भी अपना कर देखना चाहिए, जूनियर्स के दिए हुए सजेशन और प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने की तरीके को ढूंढना चाहिए और उन्हें भी सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और आखिरी में हमें एक सिस्टम के बारे में बताया गया है जो कि ब्रिटेन ने ऑप्ट किया है अपने रेलवे सिस्टम के लिए, जो कि है सियास। इसमें बताया गया है कि हमें पर्सन की आइडेंटिटी को नहीं रिवील करनी है अगर वो किसी तरह के एडवाइस या फिर कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो। अब आखिरी पैरा में हमें बताया गया है, हमें एक सजेशन दिया गया है बेसिकली कि हमें एक फुल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर की ज़रूरत है जो कि सिर्फ रेलवे को ही देखें। तो इस तरह हम लोगों ने अपने दूसरे एडिटोरियल को ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। अब हमने अपना अगला एडिटोरियल पिकअप किया है पेज नंबर 6 से, जो कि रिलेवेंट है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो हमें पता है ईरान ने कुछ दिन पहले ही एक ट्रीटी साइन की थी P5 कंट्री +1 के साथ। इसमें ईरान ने डिक्लेयर किया था वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले कुछ डिटेल्स बताई गई है कि यूएस और ईरान के बीच में काफ़ी मीटिंग्स चल रही है ताकि वो एक न्यूक्लियर डील साइन कर सकें। अब दोनों के स्टैंड पॉइंट से उनके बेनिफिट देखने की कोशिश करते हैं। अब ईरान का सबसे मेन मोटिव यह है कि वो उसकी जो मनी फ्रीज हो चुकी है वो चाहता है कि उसे जल्द से जल्द छुड़ा ले। अब यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मेन मोटिव देखा जाए तो हमें पता है कि ईरान
एक गुड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम है। अब अगर ईरान पे सैंक्शन लगे रहेंगे यूएस के या फिर अदर कंट्रीज के, तो वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट या फिर पूरे वर्ल्ड में ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, जिसका फायदा रशिया को होगा। अब इस एडिटोरियल की बात करते हैं। सबसे पहला, यूएस ने ये एग्रीमेंट फाइनल करने का डिसीजन ले लिया है और कहा है कि ये एग्रीमेंट अनरिटन होगा। अनरिटन का मतलब ये है कि ये नहीं चाहते, यूएस नहीं चाहते कि ये एग्रीमेंट उनके पार्लियामेंट से पास हो। अब इस डील में सबसे पहले यूएस ने कहा है कि उन्हें अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 60% में फ्रीज करना है। हमें पता है कि हमें एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 90% के एनरिचमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सेकेंड, ईरान किसी भी यूएस मिलिट्री पर अटैक नहीं करेगा जो कि सीरिया या इराक में पोस्टेड है। तीसरा, वो IAES इंस्पेक्टर्स के साथ कोऑपरेट करेगा, यानी कि अगर उनके यहाँ वो आते हैं तो वो न्यूक्लियर टेस्ट में उन्हें कोऑपरेट करेंगे। वो किसी भी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को सप्लाई नहीं करेंगे। और आखिर में ईरान को भी उनके 3 यूएस सिटीजन को छोड़ना होगा जो उनके कस्टडी में है। तो इस डील में ये सब बातें यूएस ने कही है ईरान को मानने के लिए। अब इसके बदले यूएस ने ये प्रॉमिस किया है कि वो किसी भी तरह के हार्श सैंक्शन यूएस पे नहीं लगाएंगे, उनके ऑयल टैंकर्स को सीज नहीं करेंगे जो कि गल्फ वाटर पे प्रेजेंट है, या फिर एंटी ईरान रेजोल्यूशन नहीं ली जाएगी यूनाइटेड नेशन में। आखिर में यूएस ने यह भी प्रॉमिस किया है कि उन्होंने जो उनके ऑलमोस्ट $10 बिलियन सीज कर रखी है वो भी उन्हें तुरंत वापस कर दिए जाएंगे। अब अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करें तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, अमेरिका का इसमें खुद का इंटरेस्ट है। सबसे पहला इंटरेस्ट, ईरान एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। अगर ईरान पे सैंक्शन लगे रहेंगे तो मार्केट में हमारी ऑयल सप्लाई काफ़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ेंगे और इसका फ़ायदा रशिया को होगा जो कि एक कॉम्पिटिटर है यूएस का। और सेकेंडली, अगर यूएस ने हमारे ईरान पे सैंक्शन इम्पोज करके रखा हुआ है तो ईरान की चाइना के साथ दोस्ती बढ़ेगी, जो कि यूएस बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि यूएस को भी पता है कि चाइना इज द बिगेस्ट कंपटीटर इन द नियर ईयर्स फॉर यूएस। अब सभी इस डील के फेवर में नहीं है, जैसे कि इजराइल के ईरान के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं है। तो इजराइल का ये कहना है कि अगर ये डील साइन भी होती है तो भी इजराइल रुकने वाला नहीं है, वो अपने मिलिट्री एक्शन के साथ ईरान पे अटैक कर सकता है, वो इस डील को नहीं मानने वाला है। सेकेंडली, इसमें सऊदी अरेबिया की बात कही गई है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान के अच्छे रिलेशन नहीं थे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा भी था कि इन दोनों के बीच काफ़ी वायलेंसी चल रही थी जिसमें चाइना ने मीडिएट किया था। तो इस डील के बाद हमारे सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन भी इम्प्रूव होंगे, बट इजराइल अभी भी इसके खिलाफ है। तो इस आर्टिकल में बस यही बताई गई थी। तो इस आर्टिकल की भी अगर समरी की बात कर लें तो इस पैरा में कुछ मीटिंग्स की बात कही गई है जो कि न्यूयॉर्क या फिर अलग अलग जगह हो रही थी। अब इसके बाद इस डील की बात कही गई है कि इस डील में यूएस ने ईरान को कहा है कि वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 60% पे ही फ्रीज करेंगे, किसी भी यूएस मिलिट्री पे अटैक नहीं करेंगे, IAEA इंस्पेक्टर को कोऑर्डिनेट करेंगे और कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को सप्लाई नहीं करेंगे, और आखिर में 3 यूएस सिटीजन को भी अपने कस्टडी से छोड़ देंगे। बदले में यूएस ने प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी तरह के हार्श सैंक्शन नहीं लगाएंगे, उनके ऑयल टैंकर्स को सीज नहीं करेंगे, और आखिर में जो उनके पैसे को उन्होंने फ्रीज कर रखा है वो उसे वापस कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने अमेरिकन इंटरेस्ट की बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर ईरान पे सैंक्शन लगे रहे तो इसका फायदा रशिया को भी होगा क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और चाइना को होगा क्योंकि वो एक और भी पावरफुल कंट्री बन जाएगा। आखिर में हम लोगों ने इजराइल और सऊदी अरेबिया के बारे में देखा। इजराइल अभी भी इसके खिलाफ है, बट इस डील के बाद हो सकता है सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आए। तो इस एडिटोरियल को भी हम लोग यहीं एंड करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज 9 से, जो कि रिलेवेंट है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए। इस आर्टिकल के ओवरव्यू की बात करें तो इसमें बताया गया है कि किस तरह हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन की प्रेडिक्शन काफ़ी डिफिकल्ट हो गई है। अब हमारे मेट्रोलॉजिस्ट प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर स्पीड साइक्लोन की बता ही नहीं पा रहे हैं।
तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। इस आर्टिकल में सबसे पहले बात कही गई है हमारे रीसेंट साइक्लोन की, जो कि अरेबियन सी में देखा गया था, बिपरजॉय, जिसने कुछ दिन पहले ही ऑलमोस्ट लेट थर्सडे को गुजरात को हिट किया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इसमें बताया जा रहा है कि पहले मोस्ट ऑफ द साइक्लोन वेयर इन बे ऑफ बंगाल, बट अब अरेबियन सी में भी काफी साइक्लोन आना शुरू हो चुके हैं। इसका मेजर कंसर्न है वार्मिंग। जैसे कि हम जानते हैं साइक्लोन बनने के लिए काफी सारे कंडीशन चाहिए होते हैं, मॉइस्चर, विंड, और सबसे उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वार्मिंग, क्योंकि वार्मिंग ही हमारे सी लेवल से मॉइस्चर उठा के ऊपर की तरफ बढ़ाएगा। अब ड्यू टू द वार्मिंग इन अरेबियन सी काफी ज्यादा साइक्लोन हमें अरेबियन सी में देखे जा रहे हैं। अब आगे के पैरा में बात की गई है कि हमारे प्रेडिक्शन और डायरेक्शन काफी ज्यादा गलत होते जा रहे हैं। हर बार ये देखा जा रहा है कि हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया है, इनफैक्ट मोर स्पेसिफिकली जो मेट्रोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि इस टाइम को ये साइक्लोन ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंचेगी, वो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पहले ही वहां पहुंच जा रही है। और डायरेक्शन भी हमें कई बार गलत देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें लास्ट मोमेंट पे एक्शन लेना पड़ता है। अब इसका मेजर कंसर्न बताया गया है हीट जो कि एटमॉस्फेयर में है, वो साइक्लोन के स्ट्रेंथ को काफी चेंज कर रहा है, और हीट जो कि हमारे ओशन लेवल पे है वो उसकी स्पीड को हैम्पर कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेडिक्शन मुश्किल होती जा रही है। तो इस आर्टिकल में भी बस यही की पॉइंट्स को हाईलाइट की गई थी। इसकी समरी देख ले तो सबसे पहले पैरा में बताया गया है कि रिसेंट साइक्लोन बिपरॉय ने हिट किया है लेट थर्सडे को गुजरात में। इसके बाद बताया गया है कि प्रेडिक्शन काफी मुश्किल होती जा रही है। अगर ओवरव्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ बताया गया है एटलीस्ट 4 और मोर डे इन एडवांस, यानी कि साइक्लोन कम से कम 4 दिन पहले ही वो इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है जहां पे प्रेडिक्ट किया जाता है कि वो 4 दिन बाद आएगा। उसके बाद बताया गया है कि 48% साइक्लोन नेवर रीच टू अर्थ एंड 13% इन बे ऑफ बंगाल। उसके बाद हीट को मेजर कंसर्न बताया गया है, डायरेक्शनल और फिर स्पीड चेंज की वजह से। जो हीट हमारी सरफेस पे है यानी ओशन लेवल पे है, उसकी वजह से डायरेक्शनल चेंज हो रही है, और जो हीट हमारी एटमॉस्फेयर में पहुंच चुकी है वो स्ट्रेंथ ऑफ द साइक्लोन को काफी हैम्पर कर रही है। तो इस आर्टिकल में हमें इतना ही कवर करना था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज 9 से। अब यहाँ पे एक सॉन्ग का जिक्र किया गया है, जहाँ पे पीएम मोदी ने कोलैबोरेट किया है फाल्गुनी शाह के साथ एक कंपोज करने के लिए एक न्यू सॉन्ग, जो कि है मिलेट के ऊपर। यानी कि एक मिलेट के ऊपर एक नया सॉन्ग रिलीज किया गया है, जो कि हमारे पीएम मोदी एंड फाल्गुनी शाह के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। अब समझते इसे बनाया है क्यों गया है? क्योंकि हमने 2023 को डेजिग्नेट किया है एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे प्री के लिए, क्योंकि इस ईयर को ही हम लोगों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें इस साल या अगले साल इस पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखें तो हमारे इंडिया में राइस और वीट की कंजप्शन ज़्यादा है, मिलेट की कंजप्शन उतनी नहीं है। ये हमारे टेस्ट बड को ऐसा सूट नहीं करता। मिलेट्स बेसिकली स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स की बात की जाए जो इंडिया में ग्रो होती है, तो वो है रागी, जौवर, सामा, बाजरा एंड वरीका। अब इंडिया, हमें ये भी पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। हमारे नंबर 3 पर चाइना आता है। अब कुछ इनिशिएटिव की बात करते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ली गई थी मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला हम लोगों ने NMM स्टार्ट किया था, नेशनल मिलेट मिशन, जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था, टू प्रमोट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ मिलेट। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने प्राइस सपोर्ट स्कीम स्टार्ट की। थर्डली, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। चौथा, प्रमोटिंग मिलेट इन PDS। हम लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी मिलेट को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, वीट और राइस के अलावा भी। और प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस तरह की इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है। तो इस आर्टिकल में भी हमें समरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया था। बेसिकली हमें मिलेट्स के बारे में खुद से याद रखनी है कि मिलेट्स होती क्या है, और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, और कुछ इनिशिएटिव जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है मिलेट्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। So that's it for today. I hope you liked this video. So if you liked it, don't forget to press the like button and subscribe to our channel.
वी विल कीप पोस्टिंग दिस हिंदू एनालिसिस ऑन डेली बेसिस। सो मिलते हैं हम अपने कल के हिंदू एनालिसिस में। तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।